नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे प्रदूषण यानी पोल्यूशन से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। जब स्थल, जल और वायु के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक लक्षण में थोड़ी सी परिवर्तन हो जाता है और वह परिवर्तन जीव जंतु या उसके आसपास के वातावरण को प्रभावित करने लगता है तो उसे प्रदूषण कहा जाता है। प्रदूषण प्राकृतिक कारक और मानवीय कारक दोनों के द्वारा उत्पन्न होता है। प्रदूषण की परिभाषा ओडम नामक विद्वान के द्वारा दिया गया है। विभिन्न प्रकार के प्रदूषण उत्पन्न करने वाले पदार्थ को प्रदूषक पदार्थ पोल्यूटेंट कहा जाता है, जो दो प्रकार का होता है। जैव निम्नकरणीय प्रदूषण पदार्थ बायोडिग्रेडेबल पोल्यूशन वैसा प्रदूषण पदार्थ जिसे विभिन्न अवघट वर्ग के द्वारा अवघटित करके उसमें पाए जाने वाले सभी कार्बनिक और कार्बनिक यौगिक को पुनः जैव रूप, रासायनिक भू, बायोजियोग्राफिकल केमिकल प्रोसेस से शामिल किया जाता है। ऐसे प्रदूषण पदार्थ को जैव निम्नकरणीय प्रदूषण पदार्थ कहा जाता है। इसके अंतर्गत घरेलू कूड़ा कचरा, मूल मूत्र, कूड़ा कचरा इत्यादि को शामिल किया जाता है। इसकी अधिक मात्रा में एकत्रित हो जाने से इसका अपघटन कठिन हो जाता है, जिसके कारण वातावरण को प्रदूषण होने लगता है। जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषण बायो नॉन डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स इसके अंतर्गत प्रदूषण पदार्थ को शामिल किया जाता है, जिसे विभिन्न अपघटक वर्ग के द्वारा किसी भी तरीके से अपघटित नहीं किया जाता, जिसके कारण उसमें पाया जाने वाले विभिन्न कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ जो पुनः जैव भू रासायनिक में शामिल नहीं किया जा सकता। इसके अंतर्गत औद्योगिक कूड़ा कचरा, हॉस्पिटल कूड़ा कचरा, विभिन्न रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक पदार्थ, रेडियो सक्रिय प्रदूषण पदार्थ इत्यादि को शामिल किया जाता है। औद्योगिक कूड़ा कचरा के अंदर विभिन्न प्रकार के धातु एवं अधातु के यौगिक को शामिल किया जाता है। पॉलीथीन, पारा Hg का यौगिक, EI, एल्युमिनियम का यौगिक, कांच, बेंजीन, लोहा यौगिक सभी जैव अनिम्न प्रदूषक पदार्थ है। विभिन्न प्रकार के प्रदूषक पदार्थ को पुनः दो भागों में बांटा जा सकता है। प्राथमिक प्रदूषण पर प्राइमरी पोल्यूटेंट्स वैसा प्रदूषण पदार्थ जो वातावरण में प्रत्यक्ष रूप से पाया जाता है। इसके अंतर्गत ज्वालामुखी विस्फोट दौरान निकलने वाला मैग्मा, लावा, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड इत्यादि शामिल किया जाता है। द्वितीय प्रदूषक पदार्थ सेमी पोल्यूशंस उस प्रदूषक पदार्थ को कहा जाता है जो हमारे वायुमंडल में पहले से नहीं पाया जाता, किंतु प्राथमिक प्रदूषक पदार्थ के संपर्क में आने से उत्पन्न होता है, जैसे ओजोन, लंदन स्मॉग, फोटोकेमिकल स्मॉग, पैक्नरी इंटेंसिटी। मात्रा प्रदूषक क्वांटिटेटिव पोल्यूटेंट्स यह सामान्यतः वातावरण में पाया जाता है, किंतु यह प्रदूषक तभी बनता है जब इसकी सांद्रता एक निश्चित सीमा से अधिक होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। गुणात्मक प्रदूषण क्वालिटेटिव प्रदूषण यह सामान्यतः वातावरण में नहीं पाया जाता, किंतु मनुष्य के क्रियाकलाप के द्वारा वातावरण में प्रवेश होते हैं, जैसे DDT, डाइक्लोरोडिफेंसी लिकोनेट्स कीटनाशक पदार्थ और कवकनाशी पदार्थ, फंगिसाइड, शाकनाशी पदार्थ etc। विभिन्न प्रकार का प्रदूषण होता है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और रेडियो सक्रियता प्रदूषण। तो अब एक एक के बारे में जानते हैं। वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन हमारा वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण और विभिन्न गैसों के मिश्रण वाले पृथ्वी के चारों ओर पाए जाने वाले वायु के विभिन्न परत को वायुमंडल कहा जाता है। हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला गैस नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाया जाता है। नोट, हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला नाइट्रोजन, सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस आर्गन। हमारे वायुमंडल में रेडान नामक अक्रिय गैस बिल्कुल नहीं पाया जाता है। हमारे ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला गैस हाइड्रोजन है। पृथ्वी के भूपट्टी पर क्रस्ट में पाए जाने वाला सर्वाधिक तत्व ऑक्सीजन और जबकि दूसरा सर्वाधिक तत्व सिलिकॉन है। हमारे पूरे पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व लोहा जबकि दूसरा ऑक्सीजन है। हमारे शरीर में सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है।
हमारे शरीर में सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है, जबकि दूसरा सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व सी कार्बन है। हमारे शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला यौगिक जल है। हमारे वायुमंडल में पाए जाने वाले विभिन्न गैसों के अनुपात में होने वाले परिवर्तन जब जीव जंतु एवं पेड़ पौधा का पर पूरा प्रभाव पड़ने लगता है तो ऐसे वायु को प्रदूषित वायु कहा जाता है। वायु प्रदूषण के स्रोत, सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन, विभिन्न मोटर यान से निकलने वाला जहरीला गैस, उद्योग कल कारखाना से निकलने वाला गैस, कृषि अपशिष्ट पदार्थ, विभिन्न प्रकार के ईंधन के जलने से उत्पन्न हुआ धुआं, रेडियो सक्रिय विकिरण या रेडियो सक्रिय अपशिष्ट पदार्थ। नोट, मोटरसाइकिल से निकलने वाले विभिन्न प्रकार के प्रदूषक पदार्थ के अंतर्गत CO, SO2, NO2 इत्यादि गैस को शामिल किया जाता है। कल कारखाना से निकलने वाले धुआं में उपयुक्त गैसों के अतिरिक्त मीथेन, क्लोरोफॉर्म, फॉस्फिन के साथ साथ क्लोराइड, सल्फाइड एवं आर्सेनिक पदार्थ की उपस्थिति पाई जाती है। कृषि अपशिष्ट पदार्थ के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के अनाज या पेड़ पौधों से उत्पन्न धूल, कण, परागकण इत्यादि को शामिल किया जाता है। रेडियो सक्रिय अपशिष्ट पदार्थ है। वायु प्रदूषण का पड़ने वाला प्रभाव, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ये हमारे वायुमंडल में विभिन्न मोटर गाड़ी या कल कारखाने से निकलने वाले गैस के माध्यम से पहुँचती है। यह श्वसन की क्रिया के द्वारा हम लोग के शरीर के अंदर फेफड़ा लंग में पहुँचता है। यह हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर अस्थायी यौगिक कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है, जिसके कारण हम लोगों के शरीर में रक्त की ऑक्सीजन वहन क्षमता में कमी होने लगता है, जिससे श्वास रोध हो जाने से व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण हम लोग के शरीर में श्वास रोग हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, हमारे वायुमंडल में CO2 0.03% पाया जाता है। हमारे वायुमंडल में इस गैस की मात्रा में विभिन्न वृद्धि हो जाने पर विश्व में तापमान में वृद्धि होने लगता है। इस गैस को वैश्विक तापीकरण, ग्लोबल वार्मिंग करने वाला गैस के नाम से भी जाना जाता है। यह गैस हमारे वायुमंडल में विभिन्न ईंधन के जलने से जीव जंतु के श्वसन की प्रक्रिया से उत्सर्जित गैस के माध्यम से पहुँचता है। इस गैस की मात्रा में वृद्धि होने पर हरित गृह प्रवाह भी उत्पन्न होता है। नोट, हरित गृह प्रवाह उत्पन्न करने में सर्वाधिक जिम्मेदार जलवाष्प होता है, जबकि CO2, CH4 मीथेन, SO2 और NO2 की हरित गृह प्रवाह ग्रीन हाउस इफेक्ट उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार है। CO2 गैस गंधहीन, पारदर्शी एवं ऊष्मा को कुचालक होता है। यह गैस पृथ्वी पर तापीय संतुलन को बनाए रखने में भी जिम्मेदार होता है। इस गैस की अधिकता से हम लोगों में सिर दर्द, बेचैनी समस्या देखा जाता है। सल्फर ऑक्साइड, CO2 और SO2 यह सबसे हानिकारक गैसीय प्रदूषक है, जो कोयला के जलने से तेल रिफाइनरी उद्योग से ज्वालामुखी के विस्फोट से हमारे वायुमंडल में पहुंचता है। SO2 और NO2 से साथ मिलाकर अम्ल वर्षा उत्पन्न करता है और इससे ताजमहल प्रभावित हो रहा है। नोट, अम्ल वर्षा शब्द का प्रयोग रॉबर्ट ऑगस्ट के द्वारा दिया गया। यह धुआं से निकलने वाला SO2 और NO2 एवं वातावरण का जलवाष्प अब आपस में प्रक्रिया करके H2SO4 प्लस HNO3 बनाते हैं, जो वर्षा में के द्वारा पुनः धरती पर आ जाता है, जिसे अम्लीय वर्षा कहा जाता है। स्टोन लेप्रोसी अम्ल वर्षा के कारण होता है। जब अम्ल धरती पर वर्षा बर्फ कोहरा के रूप में आता है तो उसे शुष्क जमाव, ड्राई डिपोजिशन कहा जाता है। जब अम्ल नाइट्रेट या सल्फेट युक्त धूल कण के साथ धरती पर आता है तो उसे गीला जमाव कहा जाता है। अम्ल वर्षा का pH मान 5.6 से कम होता है। CO2 के कारण हम लोग अस्थमा, दमा, आँखों में जलन, श्वसन में से संबंधित रोगों की समस्या होती है। लाइकेन, जो कवक एवं शैवाल के बीच सहजीवी सिम्बोलिक्स का उदाहरण प्रस्तुति करती है, उसे वायु प्रदूषण का सूचक कहा जाता है, क्योंकि वायुमंडल में थोड़ी सी सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा लाइकेन के विकास को रोक देता है।
क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। यह गैस हमारी वायुमंडल में AC, रेफ्रिजरेटर, फोटोस्टेट मशीन, फोटो स्कैनर मशीन, जेट वायुयान, कॉनकॉर्ड वायुयान आदि के द्वारा हमारे वायुमंडल में पहुंचता है। यह गैस समताप मंडल के ऊपरी परत में पाए जाने वाला ओजोन गैस के परत की मोटाई को धीरे धीरे कम करने लगा है। इस घटना को ओजोन क्षरण, ओजोन डिप्लीकेशन कहा जाता है, जिसके कारण सूर्य से निकलने वाली हानिकारक परागण से UV रे ओजोन परत को पार करके पृथ्वी तक पहुंच जाता है, जिसके कारण जीव जंतु में त्वचा कैंसर जैसा रोग उत्पन्न होने की संभावना होती है। ओजोन परत को समताप मंडल का हिस्सा है। इस ओजोन परत को पृथ्वी पर सुरक्षा कवच या रक्षक कवच या सेफ्टी अम्ब्रेला कहा जाता है। ओजोन परत की मोटाई को डॉप्सन इकाई में मापा जाता है। ओजोन परत की मोटाई में होने वाली कमी को सबसे पहले कैलिफोर्निया के वैज्ञानिक फोरमैन ने दक्षिण ध्रुव क्षेत्र अंटार्कटिका की खोज किया था। अंटार्कटिका क्षेत्र में विश्व के विभिन्न देशों के द्वारा अपना अपना वैज्ञानिक रिसर्च सेंटर स्थापित किया गया है, जिसमें भारत के द्वारा अब तक अंटार्कटिका क्षेत्र में 3 वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र की स्थापना किया गया है। दक्षिण गंगोत्री जो अब बंद हो चुका है, स्थापना इसका 1983 में हुआ था। मैत्री, इसका स्थापना 1990 में और भारतीय 2015 में। ब्रिटेन, इंग्लैंड, UK द्वारा अंटार्कटिक क्षेत्र में स्थापित नवीनतम वैज्ञानिक शोध केंद्र हैली 6 नाम दिया गया है, जबकि रूस के द्वारा स्थापित नवीनतम अनुसंधान केंद्र मेरिनी है। सीसा लेड। सीसा एक वायु प्रदूषक है जिसमें मनुष्य के उत्तेजनहीनता उत्पन्न होती है, जिससे किडनी भी नष्ट हो जाता है। धूल कण से यूकोमनियोसिस रोग होता है। कोयले का धूल कण से एंथ्राक्रोसिस रोग होता है। कपड़ा मिलों में कार्य करने वाले श्रमिक को कास्टन डस्ट से बाइसिनोसिस रोग होता है। एस्बेस्टस के धूल कण से एस्बेस्टोसिस रोग होता है। सिलिका धूल से स्टोन ग्राइंडर के कारण सिलिकोसिस रोग होता है। लोहा उद्योग में कार्य करने वाले श्रमिक को लौह धूल के कारण सिडेरोसिस रोग होता है। धुआं, स्मोक, SO2, NO, NO2, CO और CO2। वायु प्रदूषण एक और कारक धुआं स्मोक की हम लोग के शरीर को प्रभावित करता है। वायु में पाए जाने वाले धुआं कई प्रकार का होता है, जैसे परचीन रसायन धुआं स्मोक, परचीन रसायन धुआं स्मोक प्लस फोक। स्मोक शब्द का पहला प्रयोग देशभोक्स के द्वारा किया गया था। स्मोक रिंगलाम विधि से मापा जाता है। स्मोक 2 प्रकार का होता है। प्रकाश रसायन धुआं, फोटोकेमिकल स्मोक। यह धुआं सबसे पहले लॉस एंजल्स में देखा गया था। प्रकाश रसायन धुआं ठंडे प्रदेशों या नमीनयुक्त वातावरण में पाया जाता है। इस धुआं को उपचयी धुआं रिडक्सिंग स्मोक के नाम से भी जाना जाता है। इस धुआं के द्वारा सांस लेने में कठिनाई होती है। प्रकाश रसायन धुआं स्मोक फोक नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, ऑक्सीजन, उच्च तापमान तथा पराबैंगनी किरण आपस में प्रक्रिया करके बनाता है। प्रकाश रसायन धुआं पेन प्लस O3 प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड का मिश्रण है। सल्फर धुआं स्मोक, इसे सबसे पहले लंदन में देखा गया, अतः इसे लंदन स्मोक भी कहा जाता है। यह H2SO4 एवं फॉग का मिश्रण होता है। 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित यूनियन कार्बाइड लिमिटेड नामक एक संयंत्र में मध्य रात्रि के समय मिथाइल आइसोसाइनेट MIC CH3NCO का रिसाव हो जाने से 3200 लोगों की मृत्यु हो गई और हजारों लोग आँख एवं श्वसन से संबंधित रोग से प्रभावित हो गए। इस घटना को भोपाल गैस त्रासदी, भोपाल गैस ट्रेजरी के नाम से भी जाना जाता है। MIC का प्रयोग शिवाक नामक कीटनाशक पदार्थ बनाने में किया जाता है। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार ने 1981 में संसद में एक अधिनियम पारित किया, जिसे वायु एक्ट बचाव एवं नियंत्रण प्रिवेंशन एंड कंट्रोल कहा गया। इस एक्ट के तहत दिल्ली को सर्वाधिक प्रदूषित शहर घोषित किया गया।
इस अधिनियम में पहली बार 1987 में संशोधन किया गया। संशोधन के पश्चात इसमें ध्वनि प्रदूषण को भी शामिल किया गया। दिल्ली को 1990 में विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित शहर घोषित किए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कठोर कदम उठाते हुए दिल्ली में CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस संपीड़ित प्राकृतिक गैस के उपयोग का नियम बना दिया गया, क्योंकि यह गैस पूरी तरह से जलता है, जलने के बाद कोई विषैला पदार्थ नहीं छोड़ता। यह पेट्रोल से सस्ता होता है, साथ ही इसमें किसी प्रकार का मिलावट संभव नहीं होता। नोट: जिस वायु में धुले हुए सूक्ष्म कण व्यास 10 माइक्रोन या 10⁻⁻6 माइक्रोमीटर होता है, इसमें RSPM रिस्प्रेकल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर कहा जाता है, जो सांस लेने में कठिनाई को उत्पन्न करता है। जल प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन। जब जल में धूल कार्बनिक, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एवं रेडियो सक्रियता अपशिष्ट पदार्थ, रेडियो वेस्ट एक्टिव के जल की गुणवत्ता में कमी कर दिया जाता है, जो उस जल को प्रदूषित जल कहा जाता है, जिसका जीव जंतु के साथ साथ पेड़ पौधा पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जल प्रदूषण को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि जब जल में बाहरी पदार्थ धुल जाता है तो जहरीला होता है, जिसके कारण जल में घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगता है, तो उस जल को प्रदूषित जल कहा जाता है। जल प्रदूषण का स्रोत, सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, घरेलू कूड़ा कचरा, औद्योगिक कूड़ा कचरा, कृषि अपशिष्ट पदार्थ, रेडियो सक्रियता अपशिष्ट। घरेलू कचरा के अंतर्गत अनाज का अंश, साबुन, सर्फ, डिटर्जेंट, शैम्पू, कीटनाशक पदार्थ, मल मूत्र इत्यादि को शामिल किया। औद्योगिक कूड़ा कचरा के अंतर्गत धातु और धातु के यौगिक को शामिल किया जाता है। कृषि अपशिष्ट पदार्थ के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक पदार्थ आदि को शामिल किया जाता है। रेडियो सक्रियता अपशिष्ट विभिन्न प्रकार के अंतर्गत विभिन्न प्रकार का हाइड्रोकार्बन भी जल के प्रदूषण में जिम्मेदार होता है। नोट: बंगाल का तंग आइकोनिया क्रेप्सिस नामक जलीय खरपतवार वीड नामक पौधा को कहा जाता है। इस पौधे में पानी में घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देता है। पानी में घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा को ऑक्सीमीटर के द्वारा मापा जाता है। किसी भी पानी को पीने योग्य बनाने के लिए कई विधि का उपयोग किया जाता है: छनन द्वारा, उबाल कर, क्लोरीकरण द्वारा, बायोफिल्ट्रेशन। इससे पानी में क्लोरीन का गोली, टैबलेट या विरंजन चूड़ कर डाल दिया जाता है। जल प्रदूषण का मानव में शरीर सबसे पहले पड़ने वाला क्लोरोफाइड की मात्रा पीने वाले जल में 2 ppm पार्ट पर मिलियन से कम होता है, तो दांत पर भूरे रंग का धब्बा आ जाता है, किंतु इसकी मात्रा 10 ppm से अधिक है तो अस्थिर क्षय एवं दंत क्षय रोग लगता है, जिसे ही कंकालिया क्लोरोसिस रोग कहा जाता है। यही पीने वाले जल में सीसा की मात्रा 50 ppm से अधिक होता है तो मांसपेशी में क्षय होने लगता है। इसके अतिरिक्त किडनी, वृक्क, गुर्दा, यकृत, जीनस, जंजन आदि को प्रभावित करते हैं। यदि जल में एजी परक अधिकता होती है तो उस जल में पीने की मिनी माता नामक रोग हो जाता है। यह मिनी माता रोग सर्वप्रथम जापान में 1953 में देखा गया था। आर्सेनिक अधिक वाले जल के पीने से ब्लैक फुट नामक रोग होता है। यह पशु के चारे को जहरीला कर देता है, जिससे पशु खाने से मृत्यु हो जाती है। कैडमियम से अधिक पानी जाना नष्ट में कीटाई या आउच रोग होता है, जिससे एनीमिया, हाइपरटेंशन तथा वृक्क एवं यकृत नष्ट हो जाता है। नाइट्रेट की अधिकता वाले जल के पीने से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक रोग होता है, जो इसे मेथोग्लोबिनेमिया या साइनोसिस रोग भी कहा जाता है। तांबा की अधिकता वाले जल के पीने से विल्सन रोग और यूरीमिया रोग होता है। लोहा की अधिकता वाले जल के पीने से लीवर सिरोसिस नामक रोग होता है। सीसा प्रदूषित जल के पीने से प्लम्बिसिम रोग होता है। आइथाटोन की अधिकता से थायराइड, ऑटू और क्षतिग्रस्त हो जाता है, जिससे सेक बिल्डिंग या सिम्बोल्स
के नाम से भी जाना जाता है। अत्यधिक शराब पीने से लीवर सिरोसिस रोग होता है। जल प्रदूषण प्रभाव के अंतर्गत सुपोषण न्यूट्रोफिकेशन को शामिल किया जाता है। जब किसी जलीय स्रोत को झील या तालाब में नाइट्रोजन, फास्फोरस इत्यादि पोषक पदार्थ के मिलने से जल में घुलनशील O2 की मात्रा कम होने लगती है, तो इसका प्रभाव जलीय जीव जंतु पर पड़ता है। इस पोषक पदार्थ की अधिकता से जलीय सतह पर हाइपोक्सिया नामक शैवाल उत्पन्न होता है, जो काफ़ी जहरीला होता है, जिसके कारण धीरे धीरे जलीय पारितंत्र एक्वेटिक इकोसिस्टम समाप्त होने लगता है। इस प्रक्रिया को ही यूट्रोफिकेशन कहा जाता है। जल प्रदूषण के प्रभाव के तहत ही जैविक आवर्धन बायोमैग्नीफिकेशन को भी शामिल किया जाता है, जिसमें जल में घुलनशील जहरीले पदार्थ की मात्रा में वृद्धि होने के कारण जल में ऑक्सीजन के स्तर में कमी होने लगती है। जल में घुलनशील जहरीला पदार्थ पारा के यौगिक DDT डाइक्लोरो डिफॉर्मिकल हो सकता है। जैविक आवर्धन के जलीय द्वारा जीव को प्रभावित होती है, साथ साथ इसका प्रभाव कुछ पक्षियों पर भी पड़ता है। DDT अधिक मात्रा पक्षियों में कैल्शियम के उपचार को हानि पहुंचाता है, जिसके कारण पक्षियों को अंडा के चारों ओर पाए जाने वाले कवच क्षतिग्रस्त हो जाता है। पक्षियों की संख्या में कमी होने लगती है। जल प्रदूषण को मापने की विधि यह 2 प्रकार का होता है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD, यह जल का प्रति इकाई मात्रा में सूक्ष्म जीवों के द्वारा जैव रासायनिक ऑक्सीकरण प्रक्रिया के लिए लिया गया ऑक्सीजन की मात्रा है। BOD की मात्रा में जल की घुलनशील कार्बनिक पदार्थ की मात्रा का पता चलता है। शुद्ध जल का BOD मान 0 होता है। BOD के मान में कमी होती है तो उस जल को घुलनशील O2 ऑक्सीजन की मात्रा में BOD के वृद्धि होने से जल की मात्रा में कमी हो जाती है और जल प्रदूषण होता है। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड COD, COD का नाम हमेशा BOD के नाम से भी अधिक होता है। डेफनिया ट्राउट नामक मछली का तथा स्टोन फ्लाई का लार्वा स्वच्छ जल का सूचक है। एनेलिडा ट्यूफेक्स और काइटोनोमास लार्वा इकोलाई सीवेस फंगस स्लग वर्म बर्ड वर्म प्रदूषित जल का सूचक है। भारत सरकार के द्वारा जल प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए सबसे पहले 1974 में जल प्रदूषण बचाव एवं नियंत्रण टेस्ट पारित किया गया, जिसमें पहली बार 1988 में संशोधन किया गया था। भारत में पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा 1984 में गंगा नदी के पर्यावरण को संतुलित करने के लिए GAP गंगा एक्शन प्लान बनाया गया। पर्यावरण मंत्रालय ने ही GAP के आधार पर 1993 ईस्वी में YEP यमुना एक्शन प्लान को लाया, जिसके द्वारा यमुना नदी को इकोसिस्टम को संतुलित करने का काम किया। भारत की सबसे प्रदूषित नदी यमुना नदी तथा दूसरी प्रदूषित नदी साबरमती है। जीवोपचारण, इस प्रक्रिया में जैविक कारक का उपयोग करके पर्यावरण की समस्या जैसे जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण को कम या नियंत्रण करने में मदद किया जाता है। इस प्रक्रिया में जल में घुलनशील कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ को कम करने के लिए जीवाणु, बैक्टीरिया, विषाणु, वायरस, कवक, फंगी, प्रोटोजोआ का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इन सभी के द्वारा अपशिष्ट की प्रक्रिया के द्वारा कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक को पुनः जैव भू रासायनिक प्रक्रिया में शामिल किया जाता है। जीवोपचारण विधि का प्रयोग समुद्री पर्यावरण मेरीन इकोसिस्टम को नियंत्रित करने के लिए भी किया जाता है। जीवोपचारण विधि के तहत समुद्री पर्यावरण को नियंत्रित करने के लिए वायल जेपर विधि का भी प्रयोग किया जाता है। इस विधि को खोज टेरी द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा खोजा गया, जिसमें बैक्टीरिया के उपयोग के द्वारा जल के सतह पर फैले हुए पेट्रोलियम पदार्थ को अवशोषित कर लिया जाता है। नोट: वायल जेपर विधि का प्रयोग अगस्त 2010 ईस्वी में बम्बई बंदरगाह के निकट तेल से लदे हुए 2 जहाज के टक्कर होने से समुद्री जल पर लगभग 40 टन फैले हुए पेट्रोलियम पदार्थ को साफ करने के लिए किया गया था।
मृदा प्रदूषण सॉइल पोल्यूशन, जब मिट्टी में अवांछित पदार्थ की अधिकता होती है जिसके कारण मिट्टी की उर्वरा शक्ति में कमी आ जाती है, भूमि जल के स्तर में कमी आ जाती है और पौधों की संख्या में कमी आ जाती है, तो ऐसे मिट्टी को प्रदूषित मिट्टी कहा जाता है। मिट्टी प्रदूषण का स्रोत घरेलू कूड़ा कचरा, इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के अपमार्जक, प्लास्टिक या अन्य बहुलक को शामिल किया जाता है। औद्योगिक कूड़ा कचरा, इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के धातु एवं अधातु के यौगिकों को शामिल किया जाता है। कृषि अवशिष्ट पदार्थ, इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार का कीट या पीड़कनाशी, फास्फेट, नाइट्रेट इत्यादि को शामिल किया जाता है। DDT सबसे पहले कीटनाशी या पीड़कनाशी है। रेडियो सक्रिय अवशिष्ट पदार्थ, इसके अंतर्गत नाभिकीय विस्फोटन के पश्चात या रेडियो सक्रियधर्मी अवशिष्ट पदार्थ के रूप में रुबिडियम 106, ओडियम 130, बेरियम 140, सीरियम 144, कार्बन 14 और आदि मिट्टी पहुंचकर उर्वरा शक्ति को कम कर देता है। मृदा प्रदूषण का प्रभाव, भूमि जल के स्तर में कमी होता है। मिट्टी की उर्वरा शक्ति में कमी होने से पेड़ पौधा की संख्या में कमी होने लगता है। मृदा प्रदूषण का जीव जंतु पर धीरे धीरे प्रभाव देखा जाता है। इसके द्वारा जीव जंतु में भयंकर महामारी फैलने की संभावना होती है। मिट्टी प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कम से कम रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक पदार्थ का उपयोग किया जाना चाहिए। साथ ही विभिन्न प्रकार के अवशिष्ट पदार्थ को उचित तकनीक का प्रयोग करके उसे अवघटित करने का उपाय करना चाहिए। ध्वनि प्रदूषण, सॉइल पोल्यूशन, ध्वनि की वह तीव्रता जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है उसे नॉइज या साउंड पोल्यूशन कहा जाता है। ध्वनि प्रदूषण के दो स्रोत हैं, आंतरिक ध्वनि, इंडोर नॉइज, इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार को संगीत वाद्य यंत्र के द्वारा उत्पन्न ध्वनि को शामिल किया जाता है। साथ ही भवन निर्माण के दौरान प्रयोग में लाई जाने वाली मशीन से उत्पन्न ध्वनि को भी आंतरिक ध्वनि में ही रखा गया है। बाह्य ध्वनि, आउटडोर नॉइज, इसके अंतर्गत परिवहन संसाधन के द्वारा ध्वनि एवं औद्योगिक मशीनों के द्वारा उत्पन्न ध्वनि को शामिल किया जाता है। ध्वनि का गुण, जिसके कारण कोई ध्वनि तेज या मंद सुनाई देता है उसे ही ध्वनि की प्रबलता या तीव्रता या इंटेंसी कहा जाता है, जिसका मात्रक डेसीबल में होता है। 1 डेसीबल बराबर 10⁻⁻1 बेल होता है। 85 डेसीबल से अधिक तीव्रता वाले ध्वनि को प्रदूषित ध्वनि कहा जाता है, जिसका हम लोग शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता है, जैसे सुनने की क्षमता में कमी, हृदय से संबंधित रोग, अनिद्रा आदि। गुस्सा, तनाव, उत्तेजना, हृदय की धड़कन में वृद्धि होता है। नोट, एड्रिनल या अधिविरित ग्रंथि से निकलने वाला एड्रेनलिन हार्मोन के स्राव में वृद्धि हो जाती है। प्रतिरक्षी क्षमता, इम्यूनिटी पावर में भी कमी हो जाती है। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने का उपाय, अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना, क्योंकि वृक्षारोपण के द्वारा ध्वनि को अवशोषित किया जा सकता है। निश्चित समय के बाद लाउड स्पीकर बजने पर रोक लगा देना चाहिए। मशीन एवं वाहन में साइलेंसर का प्रयोग करना चाहिए। मशीन, संगीत वाद्य यंत्र, हॉर्न, डीजे साउंड इत्यादि की तीव्रता निश्चित कर देना चाहिए। घरों में ध्वनि को अवशोषित करने के लिए विभिन्न अवशोषित पदार्थ का उपयोग करना चाहिए। रेडियो सक्रियता प्रदूषण, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, विभिन्न प्रकार रेडियो सक्रिय पदार्थ के स्वतः विखंडन होने से निकलने वाले अल्फा, बीटा, गामा किरणें के द्वारा जीव जंतु के साथ साथ पेड़ पौधे का पर भी बुरा प्रभाव पड़ने लगता है, तो उसे रेडियो सक्रिय प्रदूषण कहा जाता है। रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बेकरवेल के द्वारा किया गया था। कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज आयरन क्यूरी एवं F जूलियट के द्वारा किया गया था। गेरगर मूलगणक GM काउंटर के द्वारा रेडियो सक्रियता एवं पेड़ पौधे द्वारा अवशोषित किया गया उर्वरक को मापा जाता है। रेडियो सक्रियता के तत्व द्वारा हम लोगों के शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता है। रेडियो सक्रियता प्रदूषण का स्रोत चिकित्सकीय अवशिष्ट पदार्थ, मेडिकल वेस्टेज सब्सटेंस होता है। परमाणु हथियार, बम होता है। परमाणु संयंत्र, न्यूक्लियर रिएक्टर एवं परमाणु ईंधन, ऑटोमेटिक फ्यूल होता है। ऊर्जा संयंत्र से रेडियो सक्रिय तत्वों का रिसाव रेडियो सक्रिय प्रदूषण के द्वारा हम लोगों के आनुवंशिक गुण के लिए उत्तरदायी जीन होता है। थैंक यू फ्रेंड, अच्छा लगता है लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, साथ में बेल आइकन बटन दबाना नहीं भूलें।